अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय सीधा सड़क निगम बोध घाट को लिया जोठी अंतिम संस्कार एवं राष्ट्रीय मर्यादार सहित राष्ट्रीय सम्मान सहित अंतिम संस्कार कांग्रेस मुख्यालय रे अनेक वरिष्ठ नेता बड़ बड़ व्यक्तिविशेष पहुंची शेष दर्शन करने एवं अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सामिल हेबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र मंत्री मध्य उपस्थित रहिबे। पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वियोग रे 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक पालन करा जाउछि एवं पूरा देश आज मन पकाउछि डॉक्टर मनमोहन सिंह को तांकर नीतिगत निष्पत्ति को जो निष्पत्ति देशर अर्थनीति को एक नुआ दिग देथिला एवं एक नुआ अर्थनीतिर रास्ता से फिटिला भारत पे आमे कहि परिबा जेतेबेले पूरा विश्व आर्थिक मंदावस्था देखि गति करथिला से समय डॉक्टर मनमोहन सिंह अनेक गुड़े निष्पत्ति जहाँ भारतर अर्थनीति को एक नुआ दिशा देथिला एवं जड़े सरल व्यक्तित्व खूब कम कथा कहते नीरवता को लेकिन समालोचित किंतु खूब कम मुह खोलती जो सब आवश्यकता थाए सठिक कथा कही था खूब कम कथा हुंती किंतु ता सत्वे नीतिगत निष्पत्ति जहाँ अनेक से नहीं राइट टू एजुकेशन हो किंबा राइट टू इनफॉरमेशन कथा हो अथवा मनरेगा योजना हो कोविड समय अनेक संख्यार लोके मनरेगा योजना द्वारा उपकृत हेले जहाँ लेकिन अनेक प्रशंसित मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील कथा हो जहाँ सरकार को अड़ुआ पकाई एभली किसी निष्पत्ति नहीं एवं जितेबाला मन पकाती डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम में जोग देते से कहते कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नुहे मो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी थी से अध्याय को भी मन पकई से कहानी के भी मन पकई जोटी पीवी नरसिंहा राव निजे फोन करते एवं राति कॉल आसीथिला तांको से कहिथिले कि तांको देशर अर्थमंत्री करा जिबा एवं आसंता काली स्वेरिंग सेरेमनी रही पहुंचवा पाई याको सुनी विश्वास करनथिले एवं फोन रे कथा ही सारा पर घटना को विश्वास करनथिले डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं तापरे सोई पड़िथिले परदिन सकाळे से तांको कार्यालय रे पहुंचीथिले कार्यालय को पुणी जाइथिला एवं कार्यालय रो फोन पाइला परे पहुंची सीधा सड़क स्वेरिंग सेरेमनी रे एवं ये तांका सहजता और सरला को बनाउछि अधिक आलोचना करने आम सहित सीनियर जर्नलिस्ट रितुल जोशी जुड़ी रितुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है और कितना वक्त लगेगा निगम बोध घाट में पहुंचने के लिए डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर? देखिए अभी तो वक्त लगेगा क्योंकि आज एक कितनी बड़ी लेगेसी मनमोहन सिंह अपने पीछे छोड़ के गए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी जो चार्म, उनकी जो अपील और उनका जो सौहार्द था वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही वहां पहुंचे हैं या लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। आप देखेंगे कि हर पार्टी के लोग हर पार्टी के डिफरेंस से ऊपर उठ के हमने उनके लिए श्रद्धांजलियों की एक इसको कहना चाहिए सैलाब सा देखा था, पर आज भी सभी लोग पहुंच रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए है, आपको ये बात इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि मनमोहन सिंह एक बहुत ही अलग किस्म के पॉलिटिशियन थे। सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, जिसको कहना चाहिए कि जो एक करियर डिप्लोमेट जैसे होते हैं वैसे करियर पॉलिटिशियंस होते हैं। तो कभी उनका राजनीति से वास्ता नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने पहले वित्त मंत्री के तौर पे कमान संभाली और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जब वो आए और कुर्सी पर बैठे, तब लोगों ने देखा कि किस तरह से वो हर डिफरेंस को एक तरह से मिटाकर, दूरियों को मिटाकर एक बीच का रास्ता निकालकर देश को आगे बढ़ाने में कितने सक्षम थे। तो इसीलिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक श्रद्धांजलि का सैलाब सा उमड़ आया है और हर तरह के लोग हर तरह के अपने पुराने डिफरेंसेस बुला के इस वक्त पहुंच रहे हैं यहाँ पर मनमोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। रितुल जी, एक किस्सा अगर हम याद करें जो अक्रॉस द पार्टी लाइन आपने बोला, कल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता जो है वो कैसे मनमोहन जी को याद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहजता और सरलता का एक उदाहरण अगर हम ले, जब उनके पास कॉल आया था कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा और अगले दिन वो अपने कार्यालय में पहुंच गए थे, फिर से वहां से उनको जाना पड़ा स्वेरिंग सेरेमनी में।
बतौर एक इंसान वो कितना सहज है और कितना सरल है, ये भी बयां करता है। ये उन सहजता और सरलता के बारे में आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने एक वक्त पर बहुत लंबे टाइम तक एनईए कवर किया था। और जब प्रधानमंत्री बाहर जाते थे मनमोहन सिंह जी, तो हम कई बार उनके साथ उनके फ्लाइट में, मतलब ऑन बोर्ड जो जर्नलिस्ट होते हैं, मैं उसके तौर पे भी गई हूँ और विदेशी दौरों पर मैंने उनको कवर किया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम जब वो जैसे वार्ता करके बाहर निकलते थे और अगर प्रेस एरिया में हम लोग खड़े हैं, हम उनको एक आवाज देते थे और ऐसा कभी नहीं होता था कि मनमोहन जी रुके नहीं और आके हमसे बात ना करें। और चाहे उस वक्त कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना चल रहा हो, कितना भी बड़ा टेंशन देश में क्यों ना चल रहा हो, लेकिन और कभी कभी ऐसा होता था जैसे वो टिप्पणी नहीं करना चाहते थे या प्रोटोकॉल उनको अलाउ नहीं करता था कि वो प्रेस एरिया में आ पाए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो बिना आपकी तरफ देखे, बिना कुछ बात किए सीधे आगे बढ़ जाएं। वो आते थे, रुकते थे, मुस्कुरा के कई बार हाथ जोड़ के बाइट देने के लिए मना करते थे, लेकिन अक्सर ये होता था कि और ये खुद मैंने किया है कि उनको रोका और जब माइक आगे किया तो जो भी सवाल उनसे पूछा गया उसका जवाब वो जरूर देते थे। तो ये उनकी पर्सनालिटी की एक उनकी एक ह्यूमिलिटी कह सकते हैं, कितने हम्बल वो इंसान थे, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि लोग बिना पीछे मुड़े अब सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। कम से कम जब तक मेरा रिपोर्टिंग करियर मैंने उनको कवर किया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। जी रितुल जी, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग किया है बहुत सालों तक और आपने कवर भी किया है, तो सवाल ये भी रहेगा आपसे कि बहुत अच्छे वक्ता तो नहीं थे मनमोहन जी, हमने देखा है कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, फिर भी बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया है, जटिल से जटिल सवालों का जवाब भी रखा है पत्रकारों के सामने। देखिए, आपने ना ये बड़ी सही बात कही कि शायद वो वैसे ओरेटर नहीं थे, वैसे वक्ता नहीं थे जैसा एक नेता से उम्मीद की जाती है, क्योंकि माना यही जाता है कि जो जितना अच्छा वक्ता होगा, जितना अपनी वाणी पर उसका कंट्रोल होगा, वो उतना ही जनता को अपने से जोड़ पाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि मनमोहन जी नेता थे ही नहीं, वो तो नेता बाद में बनाए गए थे, क्योंकि उनको जब जिम्मेदारियां सौंपी गई तो इसीलिए वो एक नेता का भाषण वाला अंदाज होता है, वो नहीं। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने विषय के वो इतने गहरे ज्ञाता थे कि जब वो बोलते थे तो एक तो नबातुला बोलते थे और दूसरा उनके बोलने में आपको ये साफ नजर आ जाता था कि कितना उनको समझ है, खासतौर पर इकोनॉमी की, और जिस भी विषय पे वो बोल रहे हैं वो कितनी गहरी पकड़ के साथ बोल रहे हैं। तो ऐसे में कई बार अगर आपके वैसे ग्रेट ओरेटरी स्किल्स ना भी हो, लेकिन तब भी आप व्यक्ति की बात सुनते हैं क्योंकि वो बात बहुत संभली, सुलझी और संतुलित कर रहा होता था। और यही मनमोहन जी के साथ भी हमेशा हुआ है। रितुल जी, अभी अगर हम बात करें निगमबोध घाट के, तो वहाँ पर तैयारी कैसी है? क्योंकि जो वक्त है 11:45 में अंतिम क्रिया करा, अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर सिंह का, तो वहाँ पर तैयारी कैसी है रितुल जी? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो भी पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पहले उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था दर्शन के लिए, और उसके बाद जो उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, जिसमें सभी लोग, जैसे कि मैंने बताया कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, छोटे से बड़े सभी नेता पहुंचेंगे। फिलहाल वहां पर सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और बस अब ये इंतजार है कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद उनको पंच तत्वों में विलीन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े से छोटे, नेता से लेके आम आदमी तक सब वहाँ पहुंच रहे हैं। रितुल जी, अभी जो आप देखिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सब अपने पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, पर्सनल प्रमोशन करते हैं, लेकिन उससे बहुत परे थे डॉक्टर सिंह। उन्होंने कभी हालांकि तब सोशल मीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन इस ट्रेंड से बहुत परे थे डॉक्टर सिंह। देखिए, वही पहले रीजन तो यही था कि क्योंकि उस वक्त पे सोशल मीडिया उतना चलता भी नहीं था, और दूसरी बात ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत ही ओल्ड स्कूल व्यक्ति थे, जिस जनरेशन से वो आते थे। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि वो पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर रह चुके थे, उसके बाद उन्होंने बतौर इकोनॉमिस्ट काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि उनके टाइम में कभी उनको अपनी बातों को इस तरह से सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत भी पड़ती होगी, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत गूढ़ बातें होती थी, आम आदमी को शायद समझ भी ना आए कि वो किस तरह का काम करते थे बतौर इकोनॉमिस्ट।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं थे तो वो लोगों से जुड़े नहीं थे। वो लोगों से उतने ही जुड़े थे, और जो जो जनता के सरोकार होते हैं उससे वो कभी परे नहीं रहे। और इसका मैं एग्जाम्पल एक आपको ये देना चाहूंगी कि क्योंकि उन्होंने पंजाब में पढ़ाई की थी और उसके बाद उर्दू मीडियम में भी उन्होंने पढ़ा था, तो उनकी बहुत गजब की पकड़ उर्दू भाषा में थी। और आमतौर पे आप देखते होंगे कि भले ही वो कम बोलते थे, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में स्पीच देते थे तो उसमें जरूर कोई ना कोई उर्दू का शेर शामिल होता था। और शेर व शायरी हमेशा आपकी बात को कम शब्दों में ज्यादा बात भी कहती है और आपको लोगों से जोड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों से जुड़ने का हुनर उनमें नहीं था, वो हुनर थी, वो कला थी, लेकिन शायद जिस तरह के एक बड़े शो की अब हमको आदत हो गई है और बहुत शोर शराबे की आदत हो गई है, बगैर उस शोर शराबे के उन्हें लोगों से जुड़ना आता था। रितुल जी, समाज के जो पिछले वर्ग थे वो कैसे उनके पास कैसे सारे सुविधाएं पहुंचे, और विशेषकर अगर हम बात करें ग्रामीण अर्थनीति की, तो ग्रामीण अर्थनीति को कैसे एक नया दिशा दिया जाए, तो उसके ऊपर मनमोहन सिंह के कार्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके टाइम पे जो मनरेगा की सक्सेस थी उसके बारे में तो सभी जानते हैं। और मनरेगा ने एक बहुत बड़ी जिसको कहना चाहिए हद तक कांग्रेस को लोगों का साथ भी दिया था उस वक्त पर, और लोगों का सपोर्ट भी दिया था, क्योंकि वाकई उस टाइम पे जिस वक्त का दौर चल रहा था और गांव में जो हालत थी, इकोनॉमी थी, उसके बावजूद लोगों को एक मिनिमम गारंटी मिलती थी रोजगार की, इससे बहुत फर्क पड़ा था। तो ये एक चीज थी। और दूसरा उनको एक और चीज में एक एनेक्डोट उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उनको स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा लगाव भी था, और वो ये भी चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई में कभी पीछे, क्योंकि देखिए खुद वो काफी गरीब परिवार से आते थे और बचपन में ही उनको क्योंकि साया उठ गया था पिता का, तो उनको खुद ही स्ट्रगल करके आगे पढ़ना पड़ा था। तो वो हमेशा जितने भी स्कॉलरशिप्स होती थी उसको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि जरूरतमंद और काबिल बच्चों तक पहुंचे। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि वो अक्सर बुक्स वगैरह बहुत डोनेट किया करते थे। 3,500 बुक्स तो उन्होंने एक अपने पुराने इंस्टीट्यूट को ही डोनेट की, ताकि बच्चे उनसे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और खास तौर पर जो गरीब बच्चे होते थे उनके लिए स्कॉलरशिप का कोई मौका ना छूटे या कहीं कोई कमी ना रह जाए, उस पर उनका हमेशा एक बड़ा जोर रहा करता था, क्योंकि खुद वो उस चीज से गुजरे थे और उनको मालूम था कि अगर आप काबिल हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से अगर आप पढ़ नहीं पाते तो वो कितने परेशानी की बात हो सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अपने बैकग्राउंड से जो चीजें उन्होंने सबक ली या खुद जिस चीज से वो गुजरे, उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि एज अ पॉलिसी मेकर वो कम से कम बाकी लोगों की जिंदगी को ज्यादा सरल और सुगम बना सकें। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और पीएम के आर्थिक सलाहकार भी रहे डॉक्टर सिंह। ये क्या एक वजह है जिसके लिए हम देखें कि उनके बतौर प्रधानमंत्री, बतौर वित्त मंत्री जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए वो संभव हो पाया? देखिए, जिस समय पर वो आए थे और उन्होंने कमान संभाली थी देश की, उस वक्त तो आपको ये बात पता ही होगी कि इकोनॉमी की हालत कितनी खराब थी। मतलब जिसको कहना चाहिए खजाना लगभग देश का खाली था, और ये मालूम नहीं था कि फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के बचे थे। तो आपको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला होगा। विदेशी कई बैंक ऐसे थे जो लोन देने से भी मना कर रहे थे। तो ये बात उनको आप मालूम थी कि उनको आप 1 सेकेंड होल्ड कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्थिव शरीर को अंतिम शोभायात्रा निछि समय मध्य निगम बोध घाट रे अंतिम संस्कार प्रस्तुति शेष हो सारी। अंतिम संस्कार करा अंतिम संस्कार कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जोगदेवे। सहित केंद्र मंत्री सामिल हेबे। एक कार्यक्रम रे पूरा विश्व स्तब्ध डॉक्टर मनमोहन सिंह का वियोग को लेकिन 2 थर प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, 6 थर राज्यसभा सांसद, 1 थर लोकसभा निर्वाचन लड़ी किंतु हारी जाते प्रत्यक्ष राजनीति को आसी नथिले डॉक्टर मनमोहन सिंह, किंतु अर्थशास्त्री हिसाब रे एवं देशर प्रधानमंत्री भावे एभली अनेक निष्पत्ति नहीं जहाँ देश को एक विकास नुआ दिग दे।